हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे YouTube चैनल मैथ दर्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर, जहां हमने रियल एनालिसिस में मैट्रिक्स स्पेस के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उनके जो किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए थे, 4-5 कंडीशन देखी थी। उस कंडीशन के बारे में हमने जाना था, क्या कंडीशन थी हमने कल देखा था। तो अब जानते हैं उसके आगे हम उसकी डेफिनेशन को सीक्वेंस से लिखने का प्रयास करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक था रियल एनालिसिस, पढ़ रहे थे हम। रियल एनालिसिस का पार्ट में चल रहा था हमारा मैट्रिक्स स्पेस। तो मैट्रिक्स स्पेस में हमने 4 कंडीशन देखी थी। आज उस चारों कंडीशनों को एकदम सीक्वेंस से परिभाषा लिखेंगे क्या होती है, ताकि आप नोट्स में भी आपको असुविधा ना हो। एकदम टॉपिक का नाम लिख देते हैं मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस यानी दोहरीक समष्टि। दोहरीक समष्टि के बारे में बात करते हैं। दोहरीक समष्टि की डेफिनेशन है, जैसे कोई सेट है, जैसे हमने कल माना था कोई सेट डी एक्स है, एक्स में डिफाइंड है, बिलोंग्स टू आर, प्रतिचित्रण में निम्न अभिग्रहित का पालन करना चाहिए। हमने कल 4 अभिग्रहित जाने थे, उस 4 अभिग्रहित के बारे में लिखेंगे। फिर फर्स्ट था हमारा डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट। सेकेंड था हमारा डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ ओनली इफ एक्स इक्वल वाई। सेकेंड कंडीशन ये हमारी थी। थर्ड कंडीशन थी डी एक्स कोमा वाई इक्वल, ये होता है हमारे डी वाई कोमा एक्स के, ये थी। और फोर्थ कंडीशन था हमारी डी एक्स कोमा वाई ये लेस देन इक्वल डी एक्स कोमा जेड और प्लस का डी जेड कोमा एक्स। ठीक है, ये कंडीशन। ये 4 कंडीशन के बारे में हमने कल चर्चा की थी। अब जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में क्या होगा, अलग अलग, जैसे इसको हम M1 कहेंगे, तो आप M1 साइड में लिख के रखो। M2 यानी M कहाँ से, मैट्रिक्स से लिया गया है। मैट्रिक्स की कंडीशन नंबर फर्स्ट M1 M2, और ये होगी हमारी M3, और ये होगी हमारी M4। ये 4 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अब इस कंडीशन को वैसे कहते हैं साइमेट्रिक कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं सममित। ये ध्यान रखें। और इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइंगल, और हिंदी में कहते हैं इसे त्रिभुजीय। त्रिभुजीय क्यों कहता है, क्योंकि इसमें 3 लिए जाता है पॉइंट एक्स वाई और जेड, इसलिए इसे त्रिभुजीय। 3 कंडीशन। अब ये M1 M2 M3 4 M4 ये 4 कंडीशन अगर कोई भी सेट कंप्लीट करता है, वो सेट क्या कहलाएगा, दोहरीक कहलाएगा। अब ये 4 कंडीशन पहले आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये 4 कंडीशन हो गई। अब एक चौथी कंडीशन को हम थोड़ा सा आगे और समझते हैं। देखो, जैसे इसमें हमने 3 लिए एक्स वाई और जेड, जैसे इन्होंने क्या किया है, आगे हम थ्योरम करेंगे तो ये बात काम आएगी। आप नोट्स करके लिखिएगा एक्स वाई जेड। जैसे हमने 3 अवयव लिया है, तो इसमें दूरी कैसे निकाली है, डी एक्स कोमा वाई लेस देन, यहाँ पर देखो क्या किया इन्होंने,
पहले x का z के साथ लिया है, फिर z का x के साथ लिया है। इसी प्रकार किया इन्होंने, देखो x का z के साथ, z का x के साथ। अब हम आगे अगर जैसे हम निकालना चाहिए किसका, dx, z का, x, z यानी किस किस का अवयव को लिया है, एक x को लिया है, एक z को लिया है, बीच में कौन आएगा, y आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, पहले हमारा x का y के साथ होगा, फिर y का z के साथ होगा। तो dx, y प्लस का dy, z ये होगा, ठीक। ये इस प्रकार अगर dx, z वो क्या जाए तो लेस देन इक्वल टू dxy dyz के बराबर होगा। अगर हमारा कहा जाए कि हमें निकालना है dy और z के बीच में, तो ये कैसे बनेगा, देखो y और z के निकालना है तो क्या था हमारा x, y, z तीन अवयव था, ये था तीनों अवयव। अब हमने कौन कौन सा लिया है, y और z को लिया है, इसका मतलब हमने y और z को यहाँ पर लिखना है, y, z, बीच में आएगा x, यानी जिस अवयव को आप ले रहे हो उनको साइड में, जैसे x, z, y, z साइड में, बीच में आ गया x, अब y को x के साथ, x को z के साथ, तो ये होगा dyx प्लस का dxz, ये कंडीशन। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में ये तीनों कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन तो एक ही है लेकिन ये अलग अलग पॉइंटों के लिए अलग अलग कंडीशन है। तो आगे जैसे आप थ्योरम करोगे ना तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगी, ये भी काम आएगी, तो आप ध्यान रखना ये भी साथ में इंपॉर्टेंट है, ये इसी के साथ में ये तो एक सिमिलर है, एक दोनों कंडीशन, इसलिए आप एक भी ध्यान रखो तो वो भी काफ़ी है। क्वेश्चंस में तो केवल एक आ जाएगी, लेकिन जब आप थ्योरम करोगे तो वहाँ पर दोनों यूज ज़रूर लेनी है, और वो आपको क्वेश्चन में कंडीशन भी ऐसी दे देगा कि वो आपको ये यूज करवाए के ही रहेगा। तो हम आगे जानते हैं, तो ठीक है, हमने चारों कंडीशन के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे डूरिक मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, ये कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, आगे देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। डूरिक मैट्रिक्स के टाइप्स 4-5 टाइप्स होते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ थ्योरम्स है, तो हम हर टाइप्स को पढ़ेंगे ना वो क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। पहला है हमारा तुच्छ। फर्स्ट डूरिक का टाइप्स है, यानी आप ऊपर लिख दे, हेडिंग लिख दीजिए आप, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी आप लिखेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला है हमारा तुच्छ मैट्रिक्स या तुच्छ डूरिक, इसे वैसे कहते हैं तो ट्राइवल है, ट्राइवल मैट्रिक्स है। फर्स्ट हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये क्या कहता है तुच्छ मैट्रिक्स, इसमें देखो एक कंडीशन है, जैसे कोई भी सेट है, जैसे dx, y है। अब ये दो कंडीशन देता है, ये कहता है अगर 0 कब होगा, जब x इक्वल टू y होगा, यदि 1 कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू y होगा। ये कंडीशन, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो कहलाएगी तुच्छ मैट्रिक्स कहलाएगी। आपका इसमें एक क्वेश्चंस भी है, आपके बुक्स में देख लो, हाँ सही है, एक क्वेश्चंस है इसका। अब ये सिद्ध करो कि ये क्वेश्चंस में कह रहा है, जो आपके फर्स्ट क्वेश्चंस है उसमें आपके कह रहा है कि कोई भी सेट एक दे रखा है, हम क्वेश्चंस के माध्यम से करते हैं, जिसको अच्छे से हो जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि डी आर से आर में कोई रिलेशन है। अब ये सिद्ध करो कि ये एक है, क्या है, एक आपके डूरिक समष्टि है, सिद्ध करनी है इसमें, ये डूरिक समष्टि है। अधिकतर क्या होता है इसमें थ्योरम ही है, आपके थ्योरम का ही पार्ट है, सॉरी ये वाई है, ये क्वेश्चंस दे रखा है। अब सिद्ध करनी है कि ये डूरिक समष्टि है। डूरिक समष्टि सिद्ध करने के लिए क्या होता है, हमारे सबसे पहले हमें डूरिक समष्टि की वो चारों कंडीशन मालूम होनी चाहिए। अगर किसी को वो चारों कंडीशन याद है तो वो इसको सिद्ध कर देगा।
अब वो चारों कंडीशन हैं, सबसे पहले हम, अब मैंने वो चारों कंडीशन में क्या लिखा है था, पहले M1 फिर M2 फिर M3 फिर M4, अलग अलग कंडीशन M1 M2 M3 M4 चारों कंडीशन याद होनी चाहिए, तो ये आपकी सीध हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम पहली कंडीशन लेते हैं M1 कंडीशन के अनुसार M1 कंडीशन हमारी क्या कहती है, जैसे हम दो केस है इसमें, पहला केस है हमारा dx, y इक्वल टू 1 कब है, जब x नॉट इक्वल टू y है। अब बताओ क्या ये 1 0 से बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही थी, dx, y किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये कंडीशन सही है? फर्स्ट केस में ये हमारा फर्स्ट केस का फर्स्ट कंडीशन क्या करेगी, dx y 0 कब, a कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू y होगा। हमने a कब माना है, जब x नॉट इक्वल टू y है। ठीक है, तो ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब dx y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी होगी, क्योंकि ये एक केस है 0 से बड़ा है, तो ये भी dx y भी होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा, तो ये भी 0 से बड़ा, यानी फर्स्ट कंडीशन इस फर्स्ट केस में पूरी हो गई। अब सेकेंड केस भी क्या कह रहा है, dx y 0 कब होगा, जब x बराबर y हो। ये dx y 0 कब होगा, जब x बराबर y हो। ठीक है, तो अब dx y बराबर 0 हो, तो ये क्या ये कंडीशन भी है, इसमें भी ट्रू है, बिल्कुल है, इसमें भी ट्रू, क्योंकि अब ये इक्वल लगा है, यानी इक्वल dx y बराबर इक्वल टू 0 है, अब लेस ग्रेटर देन है, यानी 1 है, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। यहाँ से देखिए M1 हमारा ट्रू हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल है, पहली कंडीशन, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दोबारा समझिए एक बार, इससे देखिए, जैसे dx y बराबर हमारे 1 कब होगा, हमारे प्रश्न में कंडीशन दे रखी है dx y 1 जब होगा, जब x नॉट इक्वल टू y होगा। अब नॉट इक्वल टू y कब होगा, उस समय dx y ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन, यानी डिस्टेंस 0 कभी 0 से माइनस नहीं हो सकती, इसका मतलब ये 1 है, इसका मतलब ये इससे बड़ा, ये ऑलरेडी ये सिद्ध हो गई है। अब 0 है, इसका मतलब ये भी ऑलरेडी सिद्ध हो गई है, देखने से ही पता चल रहा है। अब हम अगली कंडीशन देखते हैं, आप M2 सिद्ध करेंगे। M2 कंडीशन हमारी क्या कह रही थी, जैसे dx y इक्वल टू 0 है, वो 0 कब है, जब x इक्वल टू y है। ये हमारी दूसरी जो M2 कंडीशन थी दूरी की, वो हमारे सिद्ध करने को कह रही थी। तो दूसरी कंडीशन इस प्रकार, अब दूसरी कंडीशन सिद्ध किस प्रकार होगी, देखो ये दे रखा है हमें, जब dx y, पहले हम केस लिख देते हैं, जैसे हमारा केस है, जैसे इसमें देखो आप सीधे ही कर लो, dx y 0 कब होगा, जब x बराबर y होगा। क्या ये कंडीशन x बराबर y होगा, ये कंडीशन सिद्ध नहीं है क्या, dx y इसमें प्रश्न में भी दे रखा है, ये चीज़ हमें सिद्ध क्या करनी है, ये तो प्रश्न, ये चीज़ तो है ना, ये तो प्रश्न में ही दे रखी है। देखो dx y 0 कब होगा, जब x बराबर y होगा, dx y 0 कब होगा, जब x बराबर y होगा, ये तो हमारे क्वेश्चंस में ही दे रखी है, ये कंडीशन ऑलरेडी प्रू है। फर्स्ट कैसे ये ऑलरेडी प्रू है, dx y 0 कब होगा, जब x बराबर y होगा, ये देख लीजिए dx y 0 कब होगा, जब x बराबर y होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी प्रू हो चुकी है यहीं से ही। तो M2 कंडीशन, इसके M2 कंडीशन हमारी फॉलो हो गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जो M3 कंडीशन है। M3 कंडीशन कहती है हमारी, जैसे dx y इक्वल टू dyx, यही थी हमारी जो थर्ड कंडीशन थी, वो यही कंडीशन थी। अब अलग अलग केस में लेते हैं हम, जैसे अलग अलग केस में लेते हैं, तो जैसे dx y इक्वल टू 0 हमारा दे रखा है। देखो dx y 0 कब होगा, जब x बराबर y होगा। फर्स्ट केस x बराबर y, ये कब है, x बराबर y पर है। ठीक है, तो क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते dy x भी 0 होगा, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो x बराबर y है, इसमें x बराबर y है, मतलब y की जगह आप x लिखो, x की जगह y लिखो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो 0 आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव होगी। सेकेंड केस क्या कहता है हमारा, सेकेंड केस कहता है dx y 1, dx y 1 कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू y होगा।
एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा। इसका मतलब देखो ये भी डी एक्स वाई एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई, क्या ये डी वाई एक्स भी 1 होगा। दोनों कंडीशन 1 1 है तो डी एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई एक्स के इक्वल आ जाएगा। क्या ये कंडीशन भी प्रूव है, बिल्कुल प्रूव है, क्योंकि देखो डी एक्स वाई हमें दे रखा है ये भी 1 होगा तो डी वाई एक्स भी 1 होगा। दो डी एक्स वाई, अब ये 1 कैसे हुआ, देखो दोनों इक्वल है, यहाँ से डी एक्स वाई एक्स इक्वल है, इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल है, 1 1 ये भी इक्वल है, इसका मतलब डी एक्स वाई भी डी वाई एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। अब है रही है फोर्थ कंडीशन, तो देख लेते हैं यहीं पर फोर्थ कंडीशन को भी। M4 है फोर्थ कंडीशन। देखो हम यहाँ से थोड़ा बिटा देते हैं, जैसे हमारा यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, M4 कंडीशन यहाँ से सिद्ध करते हैं। M4 कंडीशन क्या कहती है हमारी, M4 कंडीशन कहती है जैसे हमने अभी पढ़ा ही था डी एक्स वाई जो किसके ग्रेटर देन होता है, सॉरी लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड के और प्लस का डी तुम्हारे जेड एक्स के, ये इक्वल होता है। ये अभी हमने पढ़ी है, जस्ट अभी पढ़ी है, तो ये कंडीशन हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब हमने एक बार के लिए मान लेते हैं, जैसे हमने दे रखा है सेट, ये दे रखा है सेट, तो एक बार के लिए मान लेते हैं एक्स वाई और जेड किस में से आ रहे हैं, कोई ये रियल नंबर से ही आ रहे हैं, देख लीजिए। इक्वल नहीं लगाना है यहाँ पर, लेस देन, सो ये लगाना है, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड किससे आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, ये रियल नंबर है, ध्यान रखना, रियल नंबर से आ रहे हैं। तो रियल नंबर से आ रहे हैं, इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई 1 कब होगा, जब डी एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब डी एक्स वाई भी 1 होगा, ठीक है। और डी जो एक्स जेड है वो भी क्या होगा, 1 होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, जो डी जेड एक्स है वो भी क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया, तीनों 1 1 हो गए, तीनों 1 हो गए। तो आप देख लेना, इसमें जो मान पुट करके देखो, आप मान जैसे ही आप बाकी का पोर्शन यहाँ पर ये जो मान है इसमें पुट करके देखो, जैसे डी एक्स वाई मान पुट किया तो देखो ये 1 है, ग्रेटर देन इसका भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है, यानी 1 + 1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी प्रूव है कंडीशन, ये भी सत्य कंडीशन है, यानी जो M4 कंडीशन लगाई थी वो भी एकदम सत्य है। अब फर्स्ट केस में तो हमारा प्रूव हो गया कि ये 1 होने पर ये होता है। अब क्या सेकेंड केस भी प्रूव है, सेकेंड केस क्या कहता है, जो हमारा सेकेंड नंबर केस है वो क्या कहता है, डी एक्स वाई क्या है, 0 है, इसका मतलब डी जो एक्स जेड क्या होगा वो भी 0 होगा, डी जेड एक्स क्या होगा वो भी 0, ये जेड एक्स क्या होगा वो भी 0 होगा। समझ में आ गया, क्योंकि डी एक्स वाई हमने 0 वाला केस लिया है, यहाँ हमने क्या लिया था 1 वाला केस लिया, तो तीनों 1 है, बिल्कुल प्रूव है, क्योंकि एक्स वाई जेड कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से आ रही है, तो एक्स वाई भी 1 होगा, एक्स जेड भी 1 होगा, जो जेड एक्स भी क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार एक्स वाई भी 0 है, एक्स जेड भी 0 है, जेड एक्स भी क्या है 0 है, तीनों 0 है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, इसमें जब मान पुट करोगे तो भी आपको यही आएगा कि 0 0 + 0 यानी 0। क्या ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये कंडीशन। इसका मतलब जो हमने चारों प्रॉपर्टी लगाई थी M1, ये हमारा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेना आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की चारों प्रॉपर्टी है, देख चारों प्रॉपर्टी है, ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करिए। इसका मतलब जो हमारा सेट दे रखा था डी आर से आर में, डी आर से आर एक दूरी समष्टि है, ये हमारा प्रूव हो चुका है, एक दूरी समष्टि है। तो देखिए विद्यार्थियों, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
दोबारा हम दोबारा एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखो जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा था, एक सेट है डी आर से आर में, ठीक है। हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है डी एक्स वाई से 1 आएगा। कब आएगा 1? ये कंडीशन खुद दे रहा है। इसको वैसे हम कहते क्या है, तुच्छ मैट्रिक्स कहते हैं, इसे हम तुच्छ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, तुच्छ मैट्रिक्स। अब ये तुच्छ मैट्रिक्स की ये तो कंडीशन है, अब ये सिद्ध करनी है कि क्या ये कंडीशन भी दूरिक है क्या। तो हमने ये क्वेश्चंस में दे भी रखा है कि ये कंडीशन दूरिक है क्या, सिद्ध करके बताओ। दूरिक होने की 4 कंडीशन होती है, M1 M2 M3 M4। ये चारों कंडीशन अगर प्रूव हो गई तो ये क्या हुआ, एक दूरिक हुआ। तो M1 हमने यहाँ पर प्रूव करवा दी, M2 करवा दी, M3 करवा दी और M4 करवा दी। इस प्रकार हमने चारों कंडीशन फॉलो करी। इसका मतलब जो तुच्छ मैट्रिक्स होती है वो दूरिक मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल होती है तुच्छ मैट्रिक्स। अब फर्स्ट ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम आगे मैट्रिक्स का टाइप्स नंबर 2 पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इजी है एकदम। ये हमारे जो सिलेबस में है वैसे देखा जाए तो ऐसे फोगट के नंबर मिल जाते हैं यहाँ से। तो एक एकदम चारों प्रॉपर्टी प्रूव कराओ। आगे भी आपके सारे क्वेश्चंस है वो इसी पर है, ज़्यादा उसमें कुछ कठिन नहीं है, बस 2-3 आपको थ्योरम को छोड़कर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप्स हो चुका है तुच्छ मैट्रिक्स यानी ट्राइवल। दूसरा आपका टाइप्स है न्यूक्लिड दूरिक। दूसरा है हमारा न्यूक्लिड दूरिक। सेकेंड नंबर है, हेडिंग लगा लीजिए, न्यूक्लिड दूरिक। अब ये क्या होता है, इसके भी एक कंडीशन है, जैसे डी एक्स वाई, ये कब होगा, जब x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इसकी कंडीशन है। जो हमारा न्यूक्लिड दूरिक है, जो दूरिक समष्टि का जो दूसरा टाइप्स है, उसकी दूसरी जो हमारी कंडीशन थे वो ये कंडीशन है। जो कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लिड दूरिक कहलाएगा। जैसे इसमें आप देख लीजिए, ये जो x1 y1 है ना, ये कहाँ से आ रहे हैं, जैसे v नोट करके लिख लीजिए आप। जो x है x1 और जो x2 है वो, और y से y1 और y2, ठीक है। ये कंडीशन है, यानी ये जो x1 x2 है वो x से है, और y से जो y1 और y2 है वो y1 से है, ठीक है। अब ये भी आपको एक क्वेश्चन ही दे रखा है, जो जिस प्रकार आपको पिछला क्वेश्चन दे रखा था ना, जो तुच्छ मैट्रिक्स वाला, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसे भी एक सिद्ध करना है, क्या ये एक मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स यानी दूरिक है क्या, हमें ये सिद्ध करना है। ये भी आपका क्वेश्चन ही है, आप जब पढ़ोगे किताब तो उसमें देख लेना, ये भी आपका क्वेश्चन ही है। उसमें यही सिद्ध करवा रहा है कि ये कोई न्यूक्लिड दूरिक होती है क्या, ये बताओ ये क्या है, दूरिक है क्या। तो हमें दूरिक सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए ध्यान से। तो दूरिक सिद्ध करने के लिए 4 प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, जो हमने पिछली बार की थी वो भी इस बार होनी है। चारों प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे, अगर वो चारों सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, दूरिक समष्टि कहलाएगी। बिल्कुल जैसे हम यहाँ से हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी M1 हमारी कंडीशन थी, वैसे डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये कंडीशन थी। क्या अब बताओ, जो ये आपको दे रखा है डी एक्स वाई इक्वल टू, आपको जो इतना लंबा चौड़ा दे रखा है, क्या ये जो होगा 0 से बड़ा होगा। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि जो x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर है प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर है, क्या वो बड़ा होगा 0 से, बिल्कुल बड़ा होगा। आप सोचिए, दो यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं
यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, फिर इसका अंडर रूट ले रहे हैं, क्या ये माइनस में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़ीरो आ सकता है। जब एक्स और वाई और ये दोनों सब का मान ज़ीरो होगा तो माइनस ज़ीरो आ सकता है, माइनस नहीं आ सकता। अब ये बीच में प्लस है, देखो अगर ये माइनस होता तो कोई ऋणांतर संख्या आ जाती, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है, ये प्लस दे रखा है, इसका मतलब ये माइनस तो आ ही नहीं सकता। जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, इसका मतलब ये एक क्या है, एक ऋणांतर वास्तविक संख्या है। आप इसे ऋणांतर का अर्थ होता है, ऋणांतर वास्तविक संख्या है। ऋणांतर का अर्थ होता है यानी जो धनात्मक है, ये उल्टा लिखा दिया जाता है, ऋणांतर यानी धनात्मक संख्या। अब आप ऐसे लिख दो ये धनात्मक वास्तविक संख्या तो भी सही है, मैंने लिख दिया ऋणांतर वास्तविक संख्या तो ये भी सही है, तो आप कुछ भी लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन समझने का वाला टॉपिक है कि फर्स्ट हमारी कंडीशन जो M1 थी, ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए थी। अब क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है? बिल्कुल है, ज़ीरो। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव। तो देखते हैं हमारी सेकेंड कंडीशन M2। फर्स्ट कंडीशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल है, ये ज़ीरो बताना है, बता दिया, ये प्रूव हो गई बस। अब सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, डी एक्स वाई इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। ये इफ ओनली इफ कब होना चाहिए, x इक्वल टू वाई, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए x इक्वल टू वाई पर, x इक्वल टू वाई पर करनी चाहिए। तो जो हमारा डी एक्स वाई जीरो है, पहले इससे लेकर चलते हैं, इस पार्ट को लेकर चलते हैं, ये सिद्ध कर देंगे, ठीक। तो इसको लेकर चलते हैं, डी एक्स वाई बराबर जीरो, यानी डी एक्स वाई का हमारा जो ये दे रखा है, इसका मतलब इसके इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब किसके इक्वल टू जीरो है, या x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल टू ज़ीरो है। कोई प्रॉब्लम यहाँ से, मैंने डी एक्स वाई का मान रखा है, ये जो मैं दे रखा है यहाँ पर, ये मान यहाँ पर रखा है, ये इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यह आ जाएगा x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो या तो इसके बराबर ज़ीरो होगा या इसके बराबर ज़ीरो होगा। अब देखो इसका मान है, एक बात सोचने की है यहाँ पर, एक बात सोचने के, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये भी क्या है, स्क्वायर है। तो देखो दोनों का योग क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, दोनों का योग ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का योग ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये कोई संख्या ज़ीरो ही होगी, कोई संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि या x1 माइनस y1 इक्वल टू ज़ीरो होगा, या क्या होगा, x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो होगा। दोनों में से एक कंडीशन होगी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों का योग ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तो इसको ये ज़ीरो है या ये भी ज़ीरो है, तब ये ज़ीरो आ रही है, ये ज़ीरो या ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है, इसका मतलब ये आ गई कंडीशन, ठीक। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखो सीधा लिख दिया मैंने। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर, पहले इसको लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो x1 माइनस जो y1 का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आप x1 माइनस y1 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर y1। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन को करोगे आप, x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर है जो ज़ीरो है, वो x2 ये भी करोगे तो x2 बराबर y2 आ जाएगा, ठीक है। कोई इसके बराबर ज़ीरो ले लिया, इसके बराबर ज़ीरो ले लिया, तो हमने ये x2 बराबर निकाल लिया, हमने फाइनली बराबर ही निकालना था जो हमने निकाल लिया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जो हम कंडीशन देखेंगे M3 कंडीशन क्या कहती है, M3 कंडीशन कहती है हमारी, जैसे डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी वाई एक्स होना चाहिए। ये हमारी क्या तीसरी कंडीशन है, बिल्कुल है तीसरी कंडीशन, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स होना चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, इसको ट्राई करते हैं। देखो डी एक्स वाई का मान क्या देख रहा है, ये दे रखा है, तो हम ये पहले ये लेकर चलते हैं, वो सिद्ध कर देंगे। x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर
प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, वो हम ये सिद्ध कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। देखो अब इसे सिद्ध करेंगे, यानी देखो ये दे रखा है आपको। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान सोचने वाला है। देखो यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन ले, माइनस को कॉमन ले तो आप आ जाएगा माइनस y1 प्लस y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस y2 माइनस x2 का स्क्वायर, आगे कुछ नहीं, ये आएगा। हमने क्या किया है, इस कोष्टक में से ही जो है ना, आपको कोष्टक इसमें से ही आपको माइनस बाहर लिया, तो ये y1 माइनस x1 हो जाएगा, ये इसमें से माइनस बाहर लिया है, y2 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक, सिंपल है थोड़ा सा। हमारा सेकंड क्या, देखो माइनस को अगर स्क्वायर करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, सबको पता है। इसका मतलब ये हो जाएगा y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये क्या है, वाई एक्स है। जब हम एक्स वाई आ रहा था हम ये लिख रहे थे, तो ये क्या आ रहा है, वाई एक्स आ रहा है नहीं है। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, डी वाई एक्स? बिल्कुल लिख सकता है। जब एक्स वाई था तो x1 माइनस y1 हो रहा था, x2 माइनस y2 हो रहा था। जब वाई एक्स है तो क्या होगा, y1 माइनस x1 और y2 माइनस x2, जो ये हमारा प्रूव हो चुका है। M3 कंडीशन हमारी प्रूव हो चुकी है। अब लास्ट कंडीशन इसमें बची है वो है M4। उसे देखते हैं M4 को, यहाँ पर ही देखते हैं M4 कंडीशन क्या है। M4 कंडीशन हमारी कहती है, जैसे इसमें हम सिद्ध कर देंगे। देखो हमारा दे रखा है dxy, पहले हम कंडीशन लिखनी है यहाँ पर। dxy लेस देन किसका होता है बताओ, dxz के dzx के। क्या मेरी लिखी हुई बात सही है? बिल्कुल सही है बात। देखो dxy होती है लेस देन, होती है जो dxz और dzx के। ये हमारी फोर्थ कंडीशन थी। M4 मैट्रिक्स होने की हमारी फोर्थ कंडीशन ये थी, ये सिद्ध करनी है। अब देखो dxy का मान क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है dxy का मान। देखो तो हम लिखेंगे dxy का जो मान है वो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है जो x1 माइनस का y1 का होल स्क्वायर प्लस का x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये मान दे रखा है। एक dxy बराबर ये मान दे रखा है। अब जो ये मान इतना लिख लिया, अब इसके बाद हम प्रूव ये लाना है। ये कैसे लाएंगे अभी बताते हैं आपको। देखो अब इसमें थोड़ा सा क्या करो आप, इसमें क्या करो, z1 को जोड़ दो, z1 को घटा दो। इसमें आप z1 को जोड़ दो, z1 को घटा दो। किस प्रकार, देखो जैसे x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस z2 प्लस का z2 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? z1 को घटाया, z1 को जोड़ा, z1 को घटाया, z2 को z2 को घटाया, z2 को जोड़ा, क्योंकि ये तो कट जाएगा वापस ही अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो ये सेम ही चीज़ है एकदम। देखो अब इसको हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर लो। देखो किस प्रकार करना है। देखो जैसे अंडर रूट ऑफ आप क्या हो जाएगा, x1 माइनस का z1 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा आपके x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस का अगला होगा हमारा z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर, यहाँ दो स्क्वायर लगाना था, स्क्वायर में दोनों स्क्वायर में है, दोनों स्क्वायर में तो अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कर लिया, अब आगे अलग अलग कैसे होगा। देखो जैसे अब क्या है, इसको और इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अंडर रूट में है, दोनों अलग अलग हो सकती है। अब एक बात को ध्यान रखना, जिस प्रकार अंडर रूट अलग होगा तो ये हो जाएगा आपके ग्रेटर देन का चिन्ह। जो हमारा जो इक्वल का चिन्ह चल रहा था वो हो जाएगा ग्रेटर देन का चिन्ह। ये इंपॉर्टेंट है,
ग्रेटर देन का क्यों होगा सीन, क्योंकि दोनों अंडर रूट अलग अलग है, तो दोनों का जो मान होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखते हैं हम दोनों को अलग अलग करते हैं। जैसे x1 माइनस का z1 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रुको 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 एक बार रुको, अलग किसको करना है, अलग जैसे x1 माइनस का z1 का होल स्क्वायर प्लस का x2 माइनस का z2 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अलग अलग कर लिया, कोई प्रॉब्लम, यहाँ आपको ये लेस देन इक्वल का चिन्ह आ जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, क्वेश्चंस के अनुसार देखो इसको क्या लिख सकते हो। जैसे इसको आप एक्स वाई लिखा, इसको क्या लिख सकते हो आप, डी एक्स कोमा जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हो, डी जेड कोमा वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारी कंडीशन थे क्या थी, हम बराबर इक्वल लेकर क्या चल रहे थे, डी एक्स वाई इक्वल ये लेकर चल रहे थे। इसका मतलब जो डी एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा, डी एक्स कोमा जेड और प्लस डी जेड कोमा वाई के इक्वल आ जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो देखो एक बार फिर से एक बार रिवीजन, उसके बाद अगला देखते हैं। देखो आगे क्या है, हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स का जो टाइप्स था वो था न्यूक्लिड ड्यूरिक। न्यूक्लिड ड्यूरिक की कंडीशन क्या कहती है, डी एक्स वाई होना चाहिए जो इक्वल किसके होना चाहिए, x1 माइनस वाई1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई2 का होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। जहाँ x इस x से ये x1 और x2 आ रहे हैं, जो y से y1 और y2 आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सिद्ध करो कि यह दूरिक है। अब दूरिक सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, m1 कंडीशन लगाई। m1 कंडीशन में पहली कंडीशन कहती है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमने ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। अब बताओ ये एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या यानी ये धनात्मक संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अंडर रूट कर लो भलाई, इससे 0 से बड़ा ही आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ सकेगा। 0 भी कब आएगा, जब ये 0 होगा, जब x1 और y1 ये 0 कभी होगा तब आएगा, या ये कोई माइनस घटाएंगे तब ये कोई 0 होगा तब आएगा 0। 0 से कम तो आ ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। इसका प्रकार हमारा फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, हमारा डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब 0 होना चाहिए, जब x बराबर y हो। अब हम सिद्ध करेंगे, ये लेकर चलेंगे, ये हम सिद्ध कर देंगे। पहले हम ये लेकर चले, इसका मान क्या था, दे रखा है हमें, ये दे रखा है, देखो x इतना x1 माइनस वाई1 का होल स्क्वायर x2 माइनस वाई2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ये दे रखा है, ये मान लेकर चले इसका 0 का। तो इसमें हमें क्या किया, दोनों तरफ अंडर रूट किया। अब दोनों को अलग अलग कर लिया, एक इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसमें से दोनों तरफ स्क्वायर किया, इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये बराबर लेकर आ गए। तो हमारा ये जो दूसरी कंडीशन थी वो भी सिद्ध हो गई। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, तीसरी कंडीशन कहती है देखो डी एक्स वाई डी वाई एक्स का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे डी एक्स वाई जो आपके लिखा है ना, ये सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें से जो आप माइनस है, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये y1 हो जाएगा, माइनस का x1 होगा, इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये वापस ये लिख देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस प्रकार डी एक्स वाई को ये लिखा है तो उसी प्रकार डी वाई एक्स को ये लिख सकते हैं। तो हमने निकालना क्या था, डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स निकालता, तो जो हमारा आ चुका है। इसका प्रकार हमारी जो तीसरी कंडीशन थी वो भी फॉलो हो चुकी है। फोर्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या थी, डी एक्स वाई होना चाहिए लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड और डी जेड एक्स के होना चाहिए। तो ये हमारे पहले हमने डी एक्स वाई का मान लेकर चले, ये मान था। अब क्या किया हमने, Z1 को घटा दिया, Z1 को जोड़ दिया, क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहिए। Z1 को घटा दिया, Z1 को जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया, यहाँ पर भी घटा दिया। अब दोनों का स्कोर अलग अलग दिया, जैसे x1 माइनस Z1 माइनस y1, दोनों का स्कोर अलग अलग किया लिया, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों पर पूरे पर स्कोर है। अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गणित की प्रॉपर्टी कहती है अलग अलग कर लो भले, कोई मान में चेंज नहीं आएगा। अब मान में चेंज कब आता है, मान में चेंज तब आता है जब दोनों को अंडर रूट को अलग अलग कर ले, तब इसका मान हमेशा ज़्यादा होगा। जो हमारा जो पहला आया था ना डी एक्स वाई, इसका मान से हमेशा ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। इसका मतलब यहाँ ध्यान रखना, ये इक्वल चल रहा था, यहाँ हो जाएगा आपके लेस देन इक्वल हो जाएगा, ये ध्यान रखो। अब ये क्या है, एक्स जेड है, एक्स जेड कर लिया, यहाँ जेड वाई था जो जेड वाई कर लिया, ये एक्स वाई था, ये कंडीशन हमारी चौथी फॉलो हो गई। तो ठीक है, हमने आज 2 क्वेश्चंस किए, 2 टाइप्स मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।